आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसुलिन की सिंथेसिस। इंसुलिन की सिंथेसिस, फंक्शन और रेगुलेशन आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंसुलिन की सिंथेसिस क्या होती है? ये एक पेंक्रियाज का बीटा सेल है। आपको पता है इंसुलिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? पेंक्रियाटिक बीटा सेल में। ये एक पेंक्रियाज का बीटा सेल है। और आपके जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर फॉर्मेशन होती है प्री प्रो इंसुलिन की। और ये प्री प्रो इंसुलिन कहाँ पे बनती है? ये पेंक्रियाटिक बीटा सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। उसके बाद जो प्री प्रो इंसुलिन है इसकी क्लीवेज हो जाती है। और ये क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, यानी इसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद क्या बन जाती है? प्रो इंसुलिन बन जाती है। प्रो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? ये आपके स्टोर्ड फॉर्म में होती है, स्टोर्ड इन स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स में हो जाती है। यानी प्रो इंसुलिन बनने के बाद ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये स्टोर्ड हो जाते हैं, स्टोर्ड इन स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स। जाके इसी ग्रेन्यूल्स को हमने स्क्रीट यानी बाहर पेंक्रियाटिक बीटा सेल से भेजना होता है। उसके बाद इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, यानी इसको सेल से रिमूव कर दिया जाता है, एक्सोसाइटोसिस। और उसके बाद देखें, जब ये एक्सोसाइटोसिस होती है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, अल्फा यूनिट, सी पेप्टाइड और बीटा यूनिट। अब उसके बाद क्या होती है? इसकी क्लीवेज होने के बाद क्या होता है? अल्फा यूनिट और जो बीटा यूनिट है ये आपस में सल्फाइड बॉन्ड के साथ कंबाइन कर जाती हैं, इसको बोलते हैं इंसुलिन। और इसके साथ साथ जो सी पेप्टाइड है वो अकेला रह जाता है। इसी तरह क्या होता है, आपको बताया जाता है इंसुलिन हमेशा अपने साथ, इंसुलिन के साथ साथ क्या होता है, सी पेप्टाइड भी रिलीज करती है। अब इसे यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, उसने कहा हुआ है कि जो प्री प्रो इंसुलिन है ये सिंथेसाइज हो रही है पेंक्रियाटिक बीटा सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। उसके बाद इसकी क्लीवेज हो जाती है, यानी जो प्री सिग्नल है उसकी क्लीवेज कटिंग हो जाती है, वो क्या बन जाता है? वो फिर प्रो इंसुलिन बन जाता है। प्रो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? ये स्टोर्ड होता है स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद जो प्रो इंसुलिन है इसकी भी कटिंग हो जाती है। और ये कटिंग होने के बाद क्या होता है, ये जो इंसुलिन है, यानी आपको मैंने बताया अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट और सी पेप्टाइड यूनिट, इसी तरह अल्फा और बीटा यूनिट आपस में मिल के क्या बनाते हैं? इंसुलिन बना लेते हैं और सी पेप्टाइड बना लेते हैं। ये दोनों इक्वली बनते हैं। देखें यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड जब भी पेंक्रियाटिक के बीटा सेल्स या यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन, देखें इस चीज को समझें, जो इंसुलिन और सी पेप्टाइड है ये एंडोजीनियस, जब कोई इंसुलिन एंडोजीनियस यानी सेल के अंदर से रिलीज होगी तो क्या होगा? वो अपने साथ इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों रिलीज होंगे। ये किस में एग्जांपल है हमारे पास? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। और ऐसे इंसुलिन स्क्रीटोगोगस और इंसुलिनोमा जैसे ट्यूमर्स हैं। जैसे इंसुलिन स्क्रीटोगोगस का मतलब क्या है? ये ऐसी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन सी ड्रग्स हैं? सल्फोनाइल यूरेज। जैसे ही सल्फोनाइल यूरेज या पेंक्रियाटिक बीटा सेल है ये क्या करते हैं? इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी अपने साथ रिलीज करते हैं। जब हम एक्सोजीनस इंसुलिन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको इंसुलिन 70-30 का इंजेक्शन लग रहा है, उसके अंदर सिर्फ इंसुलिन होगी, सी पेप्टाइड नहीं होगा। ये बेसिकली ये कंसेप्ट है। यानी अगर बाहर से हम इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ सी इंसुलिन होगी, जबकि सेल के अंदर से या कोई ड्रग्स है जो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देती हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरेज, उसमें सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा और उसमें इंसुलिन भी रिलीज होगी। अब इंसुलिन की जो सिंथेसिस है वो पेंक्रियास में बन रही है, लेकिन इसकी क्लियरेंस कहाँ पे होती है? बोथ लीवर और किडनीज दोनों में इसकी क्लियरेंस होती है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ लेते हैं वो रेगुलेशन, फंक्शन हम बाद में करेंगे। इंसुलिन की रेगुलेशन देखें, इस पिक्चर को समझें, इसको मैं जूम कर देता हूं। नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक पेशेंट है, उसने फूड लिया है, उसने खाना खाया, तो उस खाना खाने में आपको पता क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है। तो जो ग्लूकोज बना है, जो इंसुलिन के पेंक्रियाटिक बीटा सेल हैं जो सिक्रीट करते हैं, यानी पेंक्रियाटिक बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पेंक्रियाटिक बीटा सेल में।
एक पेशेंट है, उसने फूड लिया और उसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज पेंक्रियाटिक बीटा सेल में कैसे जाएगा, GLUT2। ये GLUT2 बेसिकली क्या होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये ग्लूकोज को पेंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर लेके जाती है। ये एक बेसिकली पेंक्रियाटिक बीटा सेल है। उसके बाद ग्लूकोज की क्या होती है, इसकी ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में आपको पता है ATP और ATP की फॉर्मेशन होती है। जब इसी ATP की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल पड़ा होता है, वो क्या होता है, ATP ज़्यादा होने की वजह से ये क्लोज हो जाता है। और उसके बाद इसकी डीपोलराइजेशन पेंक्रियाटिक बीटा सेल की हो जाती है। डीपोलराइजेशन होने का मकसद क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ताकि ओपन हो जाए। जैसे ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाता है, और जब आपको पता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और मैंने आपको बताया था इंसुलिन स्टोर किसमें होती है, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में स्टोर हुई होती है। ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या करता है, इन्हीं सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की क्या करवा देता है, एक्सोसाइटोसिस, यानी इसको पेंक्रियाटिक बीटा सेल से ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज कर देता है इंसुलिन को। अब यही इंसुलिन ब्लड वेसल में रिलीज होती है, उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद ये जाती है इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज में। यानी बेसिकली आपके क्या है, बेसिकली ये आपके बॉडी टिश्यूज हैं, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलिन आके अटैच हो जाती है। और आपको पता है क्या होते हैं, इसमें 2 अल्फा यूनिट होते हैं, 2 बीटा यूनिट होते हैं। जबकि अल्फा यूनिट्स क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर अटैच होते हैं बॉडी टिश्यूज के, जबकि इंट्रा सेलुलर क्या होते हैं, 2 बीटा यूनिट्स होते हैं। अब चीज़ यहाँ पे समझनी है आपने, जो इंट्रा सेलुलर यूनिट बीटा होते हैं वो क्या होती हैं, उनके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। ये इसी इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी की वजह से क्या करवाता है, ये बीटा यूनिट की ऑटोफॉस्फोरिलेशन करवा देता है। और उसके बाद क्या होता है, टायरोसिन फास्फोरिलेशन हो जाती है, और जिसके नतीजे में क्या बनते हैं, यही इंसुलिन क्या बनाती है, ये सेल की ग्रोथ करवा देती है और DNA की सिंथेसिस करवा देती है। और यही नेक्स्ट क्या और फंक्शन क्या करवाती है, ये ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये GLUT4 जो होता है ट्रांसपोर्टर, इनकी फॉर्मेशन करवा देती है। और यही GLUT4 क्या करते हैं, जो आपके बॉडी पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज टिश्यूज़ हैं, ये जाके GLUT4 क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्टर उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये ग्लूकोज को मज़ीद सेल के अंदर लेकर आते हैं, और जैसे ग्लूकोज GLUT4 के ज़रिए सेल के अंदर आता है तो क्या करवाता है, ये भी ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है। अब इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया था कि ग्लूकोज बीटा सेल्स के अंदर कैसे एंटर होता है, GLUT2 के ज़रिए, नंबर 3 में, ठीक है, ये नंबर 3 है आपका, GLUT2 के ज़रिए एंटर हो रहा था। उसके बाद उसकी ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती थी, और ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से ATP सिंथेसिस हो रही थी। ग्लूकोज ATP जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जब ATP ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो पोटाशियम चैनल है वो क्लोज हो जाते थे। यही जो सल्फोनाइल यूरेज हमारे पास एक ड्रग होती है डायबिटिक पेशेंट को, यही वो इस ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल को टारगेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मजीद इंसुलिन रिलीज होती है। नेक्स्ट ये हुआ था कि पोटाशियम चैनल क्लोज हुए थे और पेंक्रियाटिक बीटा सेल की मेम्ब्रेन है उसकी डीपोलराइजेशन हो गई थी। और डीपोलराइजेशन होने के मकसद क्या था, जो वोल्टेज गेटेड आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो गए थे, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ गया था और वो इंसुलिन की को ब्लड वेसल के अंदर रिलीज कर दिए थे, यानी इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस हो गई थी। अब देखें रेगुलेशन में लिखा हुआ है जो ग्लूकोज है वो मेजर रोल प्ले करता है इंसुलिन रिलीज होने के नतीजे में। अब दूसरी यहाँ पे चीज़ें आपने देखनी है कि इंसुलिन, देखिए इंसुलिन रिलीज होती है अगर हम ओरल ग्लूकोज दें या IV ग्लूकोज के, लेकिन जो ओरल ग्लूकोज देते हैं तो उसके नतीजे में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होती है एज कम्पेयर टू IV ग्लूकोज। अब देखें उसके नतीजे में क्या होता है, आपके जो इनक्रेटन्स होते हैं, इंक्लीन इंसुलिन रिस्पॉन्स विद ओरल, इंसुलिन रिलीज होती है ओरल और IV ग्लूकोज के नतीजे में, जिसकी वजह से हार्मोन्स पड़े होते हैं कहाँ पे, इनक्रेटन्स GIT में। कौन से पड़े होते हैं, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जिसे GLP-1 कहते हैं,
और दूसरे पड़े होते हैं आपके GIP1। GIP1 का मतलब कहता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड पड़े होते हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं आपके जो ये बेसिकली रिलीज होते हैं खाना खाने के बाद, जो बीटा सेल की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं ताकि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर जाए। ये बेसिकली ग्लूकोज की जो बीटा सेल की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए ज़्यादा ATP बनेगी। जब ज़्यादा ATP बनेगी तो क्या होगा, सेल की मेम्ब्रेन की बीटा सेल की डीपोलराइजेशन होगी और ज़्यादा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और इंसुलिन की सिंथेसिस होगी, और यही इंसुलिन कहाँ पे जाएगी, आप फिर टारगेट टिश्यू पे जाके अटैच हो जाएगी और अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब वो बोल रहा है कि इंसुलिन की रिलीज डिक्रीज कैसे होती है। देखिए आपको पता है पैंक्रियाटिक में अल्फा-2 बीटा सेल भी होते हैं, जो अगर अल्फा-2 ज़्यादा सेल हो तो वो ये बेसिकली ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं, इंसुलिन को डिक्रीज करते हैं, जबकि बीटा सेल क्या करते हैं, ये पैंक्रियाटिक के सेंटर में मौजूद होते हैं, ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखा है कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन का फंक्शन क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंसुलिन बाइंड करती है रिसेप्टर के ज़रिए, ये वाले रिसेप्टर्स हैं आपके, ये इंसुलिन रिसेप्टर आपको मैंने बताया था, ये अल्फा-2 बीटा यूनिट्स हैं, इनके साथ बाइंड करते हैं। बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, देखें इंसुलिन बाइंड करती है अपने रिसेप्टर के ज़रिए, जो बीटा होते हैं रिसेप्टर, उनके पास क्या होती है, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक। बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाएं, और ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ग्लूकोज को अंदर लेके जाते हैं। जैसे कैरियर मीडिएटेड कौन से, GLUT2 GLUT4 वगैरह, ठीक है। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज़ के अंदर लेके जाते हैं ग्लूकोज को। उसके बाद इनकी जीन ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे आपने बताया कि सेल ग्रोथ भी होती है, सेल ग्रोथ, DNA सिंथेसिस, ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। अब वो बोल रहा है कि एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होते हैं इंसुलिन के। बेसिकली ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को स्केलेटल मसल्स के अंदर इंसुलिन लेके जाती है और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, यानी ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज़ में लेके जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फॉर्मेशन हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। उसके बाद ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाती है और उसकी स्टोरेज करवाती है, सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन है ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करवाती है, जिसे TG बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। और सोडियम की रिटेंशन किडनी में करवाती है, और प्रोटीन की सिंथेसिस ये मसल्स में करवाती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पोटाशियम की जो सेलुलर अपटेक है बढ़ा देती है, और अमाइनो एसिड्स की, ग्लूकागॉन को डिक्रीज कर देती है। इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकागॉन को डिक्रीज करना, और लिपोलाइसिस को एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, लिपोलाइसिस हो रही होती है, उसको डिक्रीज करती है। और नॉर्मल आपको पता है लिपोलाइसिस एडिपोज टिश्यूज की हो तो क्या बनता है, फ्री फैटी एसिड बनता है, ये बेसिकली उससे बनने नहीं देती। देखें लिखा हुआ है, जब ग्लूकोज और इंसुलिन क्या होते हैं, ये अनलाइक ग्लूकोज और इंसुलिन के प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन जब मदर क्या होती है, वो डायबिटिक मदर होती है जिसमें एक्सेसिव ग्लूकोज बन रहा होता है, वो क्या करता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है और फीटस में इंसुलिन की मिकदार को बढ़ा देता है। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, इसके ट्रांसपोर्टर्स पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन से होते हैं, जिनके लिए इंसुलिन चाहिए होती है उनके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसमें GLUT4 आता है, एडिपोज टिश्यूज में GLUT4 होता है, स्टायरेटेड मसल्स में होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सरसाइज करते हैं तो GLUT4 की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। जब GLUT4 की एक्सप्रेशन बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज आपका ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल्स में जाएगा। और ऐसे कौन से सेल है जो ग्लूकोज इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनके लिए इंसुलिन हमें नहीं चाहिए होती। GLUT1 ये कहाँ पे, RBCs में होते हैं, RBCs, ब्रेन, और C से कॉर्निया। देखें नमूने क्या, R से RBCs, B से ब्रेन है, C से कॉर्निया, P से प्लेसेंटा है। GLUT2 बायोडायरेक्शनल होते हैं, ये बेसिकली कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये पैंक्रियाटिक के आइलेट सेल्स में, लीवर में, किडनी में और GIT ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 वेज होते हैं, LBKG। जबकि GLUT3 कहाँ पे होता है, ये आपके BP है, ब्लड प्रेशर। देखें नमूने के
ब्रेन और प्लेसेंटा में मौजूद होते हैं। GLUT5 फ्रुक्टोज में मौजूद होते हैं जो स्पर्मेटोसाइट्स और जीआईटी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं GLUT5। जबकि SGLT1 और SGLT2 कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये ग्लूकोज, सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, यानी सोडियम के साथ ग्लूकोज भी अंदर जाता है, वहां पे मौजूद होते हैं, जो किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। अब देखें जो ब्रेन है ये सिर्फ ग्लूकोज को, ब्रेन किस चीज को प्रेफर करता है अपनी ग्लाइकोलाइसिस या एनर्जी हासिल करने के? ग्लूकोज को। लेकिन अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंट हो गया तो क्या होगा? ये कीटोन बॉडीज को भी यूज कर सकता है ड्यूरिंग स्टारवेशन। लेकिन आरबीसी सिर्फ ग्लूकोज को ही इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इस वजह से ग्लूकोज को ही यूज कर सकता है। आरबीसी यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज बिकॉज दे लेक उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए। अब ये दोबारा इसने लिखा हुआ है ब्रिक लिप्स, इसका नमूनिक लिखा हुआ है ग्लूकोज इंडिपेंडेंट टिश्यूज का। ये ब्रेन में होते हैं आरबीसी, आई से इंटेस्टाइन, सी से कॉर्निया, के से किडनी, लीवर, आइलेट, बीटा सेल, प्लेसेंटा और स्पर्मेटोसाइट्स में होते हैं।